नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। हम यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका के लिए घटना चक्र की बुक को कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें हमने आपका विवाह, परिवार, जाति, लिंग की असमानता, धर्म व भाषाएं, ये चैप्टर की थ्योरी हमने कंप्लीट कर ली थी। हम इसके क्वेश्चन आंसर देख रहे थे, जिसमें हमने 20 तक क्वेश्चन आंसर देख लिए थे। उसके आगे के हमें आज इस वीडियो में कंप्लीट करने हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, हिंदू विवाह कानून के अनुसार विवाह है। जो हिंदू विवाह कानून है उसके अनुसार विवाह क्या है? एक पवित्र संस्कार, एक करारनामा, एक औपचारिक व्यवस्था या एक सामाजिक कार्य। तो आप सभी को पता होगा, जो हिंदू विवाह है उसको क्या माना जाता है? एक पवित्र संस्कार माना जाता है। ठीक है, तो जो हिंदू विवाह कानून है उसके अनुसार जो हिंदू विवाह है ये कोई करारनामा, कोई समझौता, कोई सामाजिक पर्व नहीं है। ये क्या है? ये है एक पवित्र संस्कार। आपको पता होगा, जो हिंदुओं में 16 संस्कार होते हैं उनमें से विवाह को भी एक संस्कार माना जाता है। देखिए, हिंदू जीवन में विवाह एक धार्मिक संस्कार है जिसका एकमात्र उद्देश्य व्यक्ति को अपने धार्मिक तथा सामाजिक कर्तव्यों को पूरा करने के अवसर प्रदान करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, हिंदू विवाह में विच्छेदन के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार है? यानी कि हिंदू विवाहों में जो विवाह विच्छेद होते हैं, यानी कि जो विवाह टूटते हैं, आपसे पूछ रहा है उनके लिए कौन सा कारण जिम्मेदार है। कारण देखिए, विजातीय विवाह की वजह से बंधनों का टूटना, अनुबंधीय तरीके से विवाह की धारणा पर ज्यादा जोर दिया जाना, बहु विवाह प्रथा पर रोक लगाना या अंतरजातीय विवाह अथवा विधवा पुनर्विवाह को सामाजिक अनुमोदन दिया जाना। देखिए, इसमें जो बाकी 3 ऑप्शन है, ठीक है, चाहे आपका फर्स्ट ऑप्शन हो, चाहे सी ऑप्शन हो, चाहे डी ऑप्शन हो, ये तीनों ही विवाह के टूटने के कारण नहीं है। जबकि जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, अनुबंधीय तरीके से विवाह की धारणा पर ज्यादा जोर दिया जाना, ये क्या है? हिंदू विवाह में विच्छेदन का, हिंदू विवाहों के टूटने की एक वजह है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, हिंदू विवाह की संरचना और परंपरागत नियमों में भी परिवर्तन की प्रक्रिया अब तेज हो चली है। वर्तमान समय में विवाह का रूप व्यावसायिक आधार ग्रहण कर रहा है, जिसमें विज्ञापनों के द्वारा वधू के गुणों की रूपरेखा पहले ही निश्चित करके प्रार्थना पत्रों के माध्यम से जीवन साथी का चुनाव होता है। विवाह में यह समझौतावादी प्रवृत्ति की चरम अभिव्यक्ति है। आपने देखा होगा, आजकल जो काफी सारी मैट्रिमोनियल साइट्स है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि पहले से लोग बायोडेटा वगैरह वो कर देते हैं। देखिए, एक इंसान का बायोडेटा डाल देना और उससे आप उसके नेचर का पता नहीं कर सकते। भाई, अब कोई अपनी प्रोफाइल में तो कुछ भी लिख सकता है ना। और ये जरूरी थोड़ी ना कि अगर कोई आदमी अपने करियर में बहुत सक्सेसफुल है तो एज अ पर्सन या नेचर वाइज ही वो अच्छा ही हो, ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है ना। तो इसी वजह से लोग आजकल क्या है, लोग आजकल चमक दमक देख के, मतलब स्टेटस देख के, ये सब चीजें देख के शादी कर देते हैं। लेकिन क्या है, जो मतलब जो मेंटल पीस है, जो सुख है, वो उसकी प्राप्ति नहीं कर पाते। इसीलिए जो कुछ समय बाद जो आजकल जो डाइवोर्स के केसेस हैं, जो शादी टूटने के केसेस हैं, ये बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अंतः विवाह का उदाहरण है? अपनी ही जाति में विवाह, अपनी ही उपजाति में विवाह, किसी भी जाति में विवाह या उच्च जाति में विवाह। देखिए, अंतः विवाह का मतलब है कि एक ही जाति के अंदर अंदर विवाह। ठीक है, तो देखिए, अपनी ही उपजाति में, यहाँ पे भी क्या हो गई? उपजाति हो गई, यानी कि जाति की जो उपजाति, यानी कि जाति की जो कैटेगरीज होती उनमें, तो ये भी क्या हो गया? ये अंतः विवाह नहीं हुआ। ठीक है, इसके अलावा देखिए, किसी भी जाति में विवाह, ये तो बिल्कुल ही अंतः विवाह नहीं हुआ भाई। इंटरकास्ट मैरिज अंतः विवाह कैसे हो गई? उच्च जाति में, यानी कि अगर आप निम्न जाति को और आपने उच्च जाति में शादी कर ली तो भी ये क्या है? तो भी ये अंतः विवाह नहीं है। अंतः विवाह क्या होता है कि आप जिस जाति के हैं उसी जाति में क्या करें? शादी करें। तो इसको क्या कहते हैं? अंतः विवाह कहते हैं। तो अंतः विवाह क्या होगा? अपनी ही जाति में विवाह करना। आगे देखिए, आगे है, विवाह का ऐसा नियम जिसके अनुसार व्यक्ति को अपने समूह, जाति, धर्म, प्रजाति, जनजाति आदि में विवाह करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, अंतः विवाह या अंतर विवाह यानी कि इंडोगेमी कहलाता है। भारत में इस नियम के अनुसार एक हिंदू को अपनी ही जाति में विवाह करना अनिवार्य होता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विभिन्न जातियों के दो व्यक्तियों के परस्पर विवाह को कहते हैं, यानी कि जब दो अलग अलग जातियों के लोग एक दूसरे से विवाह कर लेते हैं, जिसमें लड़की अलग जाति की है, लड़का अलग जाति का है, तो इस तरह के विवाह को क्या कहते हैं? अंतर जातीय विवाह, जातीय अंतर विवाह, बहिर्विवाह या बहुविवाह। तो ये ऑलमोस्ट आप सभी लोगों को पता होगा, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अंतर जातीय विवाह, यानी कि इंटरकास्ट मैरिज। देखिए, विभिन्न जातियों के दो व्यक्तियों के परस्पर विवाह को अंतरजातीय विवाह कहते हैं। सभी जीव शास्त्री इस मत से सहमत है कि अंतरजातीय विवाह यानी कि इंटरकास्ट मैरिज के द्वारा अधिक उत्तम पीढ़ी के जन्म की संभावना रहती है। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अनेक जो विचारक हैं, चिंतक हैं, उनके अनुसार किस विवाह के द्वारा जो उत्तम पीढ़ी के जन्म की संभावना रहती है सबसे अधिक, तो वो है इंटरकास्ट मैरिज के द्वारा। ठीक है, अंतर जातीय विवाहों से विभिन्न जातियां एक दूसरे के समीप आएंगी, हमारे संबंधों में विस्तार होगा और धीरे धीरे सभी जातियों की परंपराओं में मिश्रण होने से अंतर जातीय तनाव में भी कमी होने लगेगी। ठीक है, देखिए अभी क्या है, जो हमारा हिंदू समाज है बहुत सारी जातियों में बटा हुआ है, लेकिन जैसे जैसे जो अंतरजातीय विवाह का प्रचलन बढ़ेगा वैसे वैसे जो जातियां हैं उनके बीच की दूरी कम होगी और हम हिंदू समाज को जातियों में बटा हुआ ना देखकर एक संगठित हिंदू के रूप में देख पाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, आगे है, अपनी ही जाति के अंदर विवाह करने की अनिवार्यता को कहते हैं क्या? अंतरजातीय विवाह, जातीय विवाह, बहिर्विवाह या बहुविवाह क्या कहते हैं? तो ये भी अभी आप ऊपर वाले क्वेश्चन में देख चुके हैं। अपनी जाति के अंदर ही विवाह करने की अनिवार्यता को जातीय अंतर विवाह कहते हैं, यानी कि अपनी ही जाति के अंतर्गत विवाह करना। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, एक्सप्लेनेशन है इसका। धर्म शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक हिंदू को अपने ही वर्ण में विवाह करने का निर्देश दिया गया है, लेकिन आज संपूर्ण वर्ण व्यवस्था हजारों जातियों में विभाजित हो जाने के कारण सभी जातियों से यह अपेक्षा की जाती है कि अपनी ही जाति के अंदर विवाह संबंध स्थापित करें। ऐसे विवाह को जातीय अंतर्विवाह यानी कि कास्ट इंडोगेमी कहते हैं। क्या कहते हैं? कास्ट इंडोगेमी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वैवाहिक प्रतिबंध से संबंधित नहीं है? देखिए यहाँ फिर किससे क्या पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा है। देखिए कई बार क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आप क्या करते हैं, है और नहीं ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और आंसर आपको आता हुआ गलत हो जाता है। तो जब भी आप क्वेश्चन कोई लगाएं, क्वेश्चन सॉल्व करें, तो उस स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लें कि उसमें आपसे पूछ क्या रहा है। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है? वैवाहिक प्रतिबंध से संबंधित नहीं है। क्या चीज? निकटाभिगमन निषेध, बहिर्विवाह, अंतःविवाह या बहुपति विवाह। आपसे पूछा वैवाहिक प्रतिबंध से संबंधित क्या चीज नहीं है? तो देखिए निकटाभिगमन जो निषेध होता है, ये भी क्या है कि अपने जो पास कुछ ऐसे सगे संबंधी होते हैं जिनमें विवाह क्या होता है? वर्जित होता है। तो ये भी विवाह प्रतिबंध का एक मतलब कारक है। बहिर्विवाह यानी कि अपनी जाति से बाहर विवाह नहीं करना, इस चीज के लिए भी मनाही होती है। ठीक है, फिर अंतःविवाह, इसमें भी कई जगहों पर वैवाहिक प्रतिबंध से ये भी संबंधित है। लेकिन जो बहुपति विवाह है, ये विवाह का एक प्रकार है। ठीक है, ये वैवाहिक प्रतिबंध नहीं है। जैसे बहुपति विवाह है, बहुपत्नी विवाह है, ये सब क्या है? ये विवाहों के प्रकार है। तो जिसका वैवाहिक प्रतिबंध से संबंधित नहीं है वो कौन सा है? बहुपति विवाह। बाकी ये जो तीनों है ये वैवाहिक प्रतिबंध से संबंधित हैं। आगे देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ है? इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, देखिए, मानव समाज में वैवाहिक साथी पति पत्नी के चुनाव के संबंध में कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जैसे अंतःगामी विवाह यानी कि इंडोगेमी, बहिर्विवाह यानी कि एक्सोगेमी तथा निकटाभिगमन निषेध यानी कि इनकास्ट टैबू। ठीक है, सॉरी, इंसेस्ट टैबू इसी प्रकार का प्रतिबंध है। बहुपति विवाह विवाह का स्वरूप है। जब कोई स्त्री के कई पति होते हैं, यह दो प्रकार का होता है। ठीक है, ये आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि एक जो बहुपति विवाह ये भी दो तरह का होता है। एक वो होता है जब स्त्री मतलब अनेक पुरुषों से विवाह करती है और वो सारे पुरुष आपस में भाई भाई होते हैं। एक वो विवाह होता है जिसको भ्रातक बहुपति विवाह कहते हैं, और एक विवाह होता है जिसमें स्त्री कई सारे पुरुषों से विवाह करती है और उन पुरुषों का आपस में कोई संबंध नहीं होता है। इसको गैर भ्रातक बहुपति विवाह कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे भ्रातृत्व बहुपति विवाह के अंतर्गत स्त्री सभी सगे भाइयों की पत्नी होती है, जबकि गैर भ्रातृत्व बहुपति विवाह के अंतर्गत सभी पति आपस में भाई नहीं होते। और ऑलरेडी आपको बता दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस वर्ष के हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं को तलाक के प्रावधान प्रदान किए गए हैं? 1955, 1956, 1961 या 1973? किसके अंतर्गत? तो ये अब तक आपको ये याद हो गया होगा कि किसके अंतर्गत। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1955 के अंतर्गत हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं को तलाक के प्रावधान दिए गए हैं। किसके तहत? 1955 के। आगे देखिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत हिंदुओं को तलाक यानी कि डाइवोर्स तथा न्यायिक पृथक्करण जुडिशियल सेपरेशन के प्रावधान दिए गए हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है विशेष विवाह अधिनियम 1954 ने हिंदू विवाह के किस एक प्रावधान को प्रभावित या परिवर्तित किया है? बहिर्विवाह संबंधी नियम को, अनुलोम संबंधी नियम को, अंतर विवाह संबंधी नियम को या एक विवाह संबंधी अधिनियम को? तो ये किसको किया है? विशेष विवाह अधिनियम 1954 ने हिंदू विवाह के अंतर विवाह संबंधी नियम को क्या किया है? प्रभावित या परिवर्तित किया है। ठीक है, देखिए विशेष विवाह अधिनियम 1954, ये आपको इसका मतलब सन याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि विशेष विवाह अधिनियम का संबंध किस सन से है? तो ये है किस वर्ष से है? तो ये है 1954 से। फिर देखिए विशेष विवाह अधिनियम 1872 का ही संशोधित रूप है। इस अधिनियम के अनुसार जब किसी भी धर्म और जाति के व्यक्ति एक दूसरे से विवाह संबंध स्थापित कर सकते हैं तथा विवाह के पहले उनके द्वारा यह घोषणा करनी आवश्यक नहीं है कि वे किसी धर्म में विश्वास नहीं करते, यह अधिनियम अंतरविवाही संबंध विवाह को प्रभावित करता है। ठीक है, देखिए ये जो आपका अधिनियम है ना, कौन वाला? ये नया वाला अधिनियम। ठीक है, तो ये पहले का अधिनियम था 1872 का, उसी का ये क्या है? नया रूप है, उसी का संशोधित रूप है। आगे देखिए सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में किसने हिंदू विवाह के आधारभूत उद्देश्यों में धर्म, प्रजा और रति की विवेचना की है? IP देसाई ने, GS घुरिये ने, PH प्रभु ने या KM कपाड़िया ने? देखिए हिंदू विवाह के आधारभूत उद्देश्यों में जिसने धर्म, प्रजा और रति की विवेचना की है वो किया है आपका KM कपाड़िया ने। ये आपने चैप्टर में भी पढ़ा था। आगे देखिए इसी का एक्सप्लेनेशन है। धर्मशास्त्रों में हिंदू विवाह के 3 उद्देश्यों में प्रथम स्थान धर्म, ठीक है, प्रथम स्थान धर्म, द्वितीय स्थान प्रजा और तृतीय स्थान रति को प्रदान किया गया है। किसको? जो हिंदू विवाह, देखिए हिंदू आपसे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि हिंदू विवाह के कितने उद्देश्य? तो हिंदू विवाह के जो 3 उद्देश्य हैं उसमें पहला उद्देश्य होता है आपका धर्म को पूरा करना यानी कि धर्म का पालन करना, तीसरा होता है प्रजा और अंतिम जो स्थान है वो रति को प्रदान किया गया। यानी कि हिंदू जो विवाह है इसके 3 उद्देश्य है, धर्म, प्रजा, रति। ठीक है, किया गया है। KM कपाड़िया के अनुसार हिंदू विवाह के आधारभूत उद्देश्य है धर्म, ठीक है, यानी कि धर्म का पालन करना, प्रजा यानी कि संतान की उत्पत्ति और रति आनंद। उनका कथन है जब हिंदू विचारकों ने धर्म को विवाह का प्रथम तथा सर्वोच्च लक्ष्य माना और संतानोत्पादन को दूसरा दिया तो स्वाभाविक है कि विवाह पर धर्म का आधिपत्य हो जाता है। ठीक है, किसके अनुसार? KM कपाड़िया के अनुसार। आपसे पूछा सकता है कि हिंदू विवाह के आधारभूत उद्देश्य धर्म, प्रजा और रति की विवेचना किसने की है? तो ये की है आपकी KM कपाड़िया ने। किसने की है? KM कपाड़िया ने इन तीनों चीजों की। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका किसके संदर्भ में विजातीय विवाह को सजातीय विवाह माना जा सकता है? गोत्र विवाह को, सपिंड विवाह को, प्रजाति विवाह को या प्रतिष्ठा को? गोत्र को, सपिंड को, प्रजाति को या प्रतिष्ठा को? किसके संदर्भ में विजातीय विवाह को सजातीय विवाह माना जा सकता है? तो ये आपका माना जा सकता है गोत्र के संदर्भ में। ठीक है, देखिए हिंदू सनातन धर्म में पिता के गोत्र से उत्पन्न सभी सजातीय गोत्री भाई एवं गोत्री बहन कहलाते हैं, इसलिए सगोत्र भाई बहनों में विवाह निषिद्ध माना जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि जो सगोत्र भाई बहन है यानी कि एक ही गोत्र के जो भाई बहन है उनमें क्या है? विवाह को निषिद्ध माना जाता है। देखिए विवाह संबंध का सीधा सूत्र है कि विवाह ना विजातीय से हो और ना ही अत्यंत सजाती से हो। इसी कारण असगोत्री विवाह को सजाती विवाह होते हुए भी सजाती विवाह का ही
असगोत्री विवाह को विजातीय होते हुए भी सजातीय विवाह का ही उत्तम विकल्प माना गया है। सगोत्र बहिर्विवाह के नियम को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 ने अप्रभावी बना दिया था। इसमें आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, इसमें आपका क्वेश्चन बनता है कि सगोत्र बहिर्विवाह के नियम को किस हिंदू कानून ने अप्रभावी बना दिया था। तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के द्वारा जो सगोत्र बहिर्विवाह का नियम है इसको अप्रभावी, यानी कि इसको क्या कर दिया गया था, खारिज कर दिया गया था। आगे देखिए, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है भारतीय शास्त्रों के अनुसार स्त्री धन किसे कहते हैं। ए है उसका, उसके स्वयं के विवाह के समय तथा उसके स्वयं के तथा उसके पति के परिवार में अन्य किसी अवसर पर उसे दिया गया धन तथा वस्तुएं, स्त्री की स्वयं की आमदनी, उसके पति की आमदनी या उपर्युक्त तीनों। तो देखिए भारतीय शास्त्रों के अनुसार जो स्त्री धन है यह है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उसके स्वयं के विवाह के समय, उसके स्वयं के तथा उसके पति के परिवार में अन्य किसी अवसर पर उसे दिया गया धन और वस्तुएं, यानी कि एक लड़की के विवाह के समय उसको जो चीजें दी जाती हैं, ठीक है, और जब वो ससुराल जाती है तो किसी अवसर पर, किसी पर्व पर, किसी त्योहार पर या किसी भी मतलब उत्सव के समय में जो उसको भेंट दी जाती है, जो उसको वस्तुएं दी जाती है, वही क्या कहलाता है, स्त्रीधन कहलाता है। किसके अनुसार, भारतीय शास्त्रों के अनुसार। देखिए भारतीय शास्त्रों के अनुसार पारिवारिक संपत्ति को छोड़कर स्त्री के पास एक अन्य प्रकार की संपत्ति होती है जिसे स्त्रीधन कहते हैं। स्त्री के स्वयं के विवाह के समय तथा उसके स्वयं के तथा पति के परिवार के अन्य किसी अवसर पर उसे दिया गया धन व वस्तुएं स्त्रीधन कहलाता है। ठीक है, आपको डेफिनेशन में लेकिन ये वाली याद रखनी है, कौन सी, भारतीय शास्त्रों के अनुसार पारिवारिक संपत्ति को छोड़कर स्त्री के पास एक अन्य प्रकार की संपत्ति होती है जिसे स्त्रीधन कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे है निम्नलिखित में कौन एक बहिर्विवाह का उदाहरण नहीं है। आपसे पूछा है कि बहिर्विवाह का उदाहरण नहीं है, यानी कि 3 है वो बहिर्विवाह के उदाहरण है, कोई एक बहिर्विवाह का उदाहरण नहीं है। तो कौन सा है, गोत्र बहिर्विवाह, प्रवर बहिर्विवाह, पिंड बहिर्विवाह या वर्ण बहिर्विवाह। तो देखिए इसमें जो वर्ण बहिर्विवाह है ये एक बहिर्विवाह का उदाहरण नहीं है। ठीक है, आगे देखिए एक्सप्लेनेशन। हिंदू समाज में एक और जहां अंतर्विवाह का आदेश दिया गया है, वहीं प्रत्येक व्यक्ति पर अपने ही गोत्र, प्रवर तथा पिंड के सदस्यों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने पर कठोर प्रतिबंध लगाए गए हैं। इस प्रकार पारिभाषिक रूप से कहा जा सकता है कि बहिर्विवाह वह नियम है जिसके द्वारा व्यक्ति को अपनी ही जाति के कुछ विशेष समूहों के व्यक्तियों के साथ विवाह संबंध स्थापित करने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी, 2 बच्चे, एक पुत्र वधू से निर्मित परिवार को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे। नाभिक परिवार कहेंगे, संयुक्त परिवार कहेंगे, विस्तृत परिवार कहेंगे या इनमें से कोई नहीं। क्या, एक व्यक्ति, उसकी पत्नी, उसके 2 बच्चे और एक पुत्र वधू जिस परिवार में है उस परिवार को क्या कहेंगे, वो उस परिवार को कहेंगे संयुक्त परिवार, यानी कि ज्वाइंट फैमिली। देखिए न्यूक्लियर फैमिली वो होती है जिसमें एक कपल और उनके 2 बच्चे हों। ठीक है, विस्तृत परिवार वो होता है जिसमें आपकी कई सारी पीढ़ियां या जो आपके चचेरे ममेरे लोग हैं वो भी साथ में रह रहे हों, और संयुक्त परिवार वो होता है जिसमें कम से कम 2 पीढ़ी के लोग रह रहे हों। ठीक है, देखिए संयुक्त परिवार उस परिवार को कहते हैं जिसमें पीढ़ियों के सदस्यों का एक सामान्य निवास के साथ साथ एक रसोई हो, जिसकी एक आर्थिक कार्य प्रणाली हो और जो परस्पर रक्त संबंधों से बंधे हों। के.एम. कपाड़िया और आई.पी. देसाई ने विभिन्न पीढ़ियों के एक साथ रहने का अर्थ यह लगाया है कि उनके पारस्परिक संबंध में आत्मीयता एवं प्राथमिक भावनाओं की गहराई हो। देखिए आगे, संयुक्त परिवार कई प्रकार के हो सकते हैं, ये आपको चैप्टर में पढ़ा दिया गया था, बहुत डिटेल में पढ़ाया गया था। देखिए संयुक्त परिवार कई प्रकार के हो सकते हैं। पहला कौन सा है, पति पत्नी, उनकी अविवाहित संतान तथा उनका विवाहित पुत्र अपनी संतानों सहित। ठीक है, पति पत्नी, उनकी अविवाहित संतान तथा पति के माता पिता, अविवाहित भाई बहन सहित। तीसरा है आपका पति पत्नी, पति के माता पिता, विवाहित युग्म की अविवाहित संतान तथा विवाहित पुत्र एवं उनकी संतान। चौथा है आपका कई भाई अपनी अपनी पत्नियों व संतान सहित। चौथा है आपका कई भाई अपनी पत्नियों, संतान व माता पिता सहित। देखिए संयुक्त परिवार के प्रकार कितने यहाँ बताए गए हैं, 1, 2, 3 और यहाँ आपके 4 प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, सॉरी ये 4 है, ये
5th पॉइंट है। यहाँ 5 प्रकार आपको बताए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संयुक्त परिवार की नहीं है। देखिए यहाँ पर फिर से क्या पूछ लिया, नहीं है, यानी कि इसमें से कोई 3 विशेषता संयुक्त परिवार की है, कोई एक विशेषता संयुक्त परिवार की नहीं है। देखिए 3 पीढ़ी के लोगों का होना, इस समष्टिवादी की भावना, सी है आपका श्रम का सरल विभाजन या स्वतः विकास। तो ये है आपका, ये जो तीनों हैं ये क्या है, ये संयुक्त परिवार की विशेषताएं हैं। जो आपका स्वतः विकास है ये संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। देखिए संयुक्त परिवार की विशेषताओं में शामिल है बड़ा आकार, इसमें सामान्यतः 3-4 पीढ़ी के सभी रक्त एवं विवाह संबंधी वाले सदस्यों के शामिल होने के कारण कभी कभी संख्या 40-50 या इससे भी अधिक हो जाती थी। सम्मिलित संपत्ति, सामान्य निवास, परिवार का आकार बड़ा होने के कारण तथा सामान्य निवास होने के कारण सदस्यों में समष्टिवाद की भावना विकसित हुई। आगे देखिए, आगे है कर्ता का सर्वोच्च स्थान, सदस्यों के एक निश्चित संस्तरण, समाजवादी संगठन, सभी व्यक्तियों से उनकी क्षमता और कुशलता के अनुसार काम लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, किसने कहा कि एक संयुक्त परिवार हमेशा रहने के लिए एक रोमांचक समूह है। ये स्टेटमेंट किसका है, कौन सा स्टेटमेंट, ये किसने कहा है कि एक संयुक्त परिवार हमेशा रहने के लिए एक रोमांचक समूह है। जीपी मर्डॉक ने, इरावती कर्वे ने, MS गोरे ने या IP देसाई ने। ये किसका स्टेटमेंट है, तो ये स्टेटमेंट है आपका इरावती कर्वे का। ठीक है, किसका स्टेटमेंट है, इरावती कर्वे का। देखिए इरावती कर्वे ने कहा है एक संयुक्त परिवार हमेशा रहने के लिए एक रोमांचक समूह होता है, हमेशा हलचल और अपेक्षा, हंसी और झगड़े, चर्चाएं और योजनाएं होती हैं। जीवन जटिल हो सकता है, कभी कभी कड़वाहट से भरा होता है, लेकिन शायद ही कभी नीरस होता है। यानी कि संयुक्त परिवार में आपका जीवन क्या है, लड़ाई झगड़े से भरा हो सकता है, मतलब हंसी खुशी से भरा हो सकता है, कभी कभी बहुत आपको सरल पड़ेगा, कभी कभी बहुत कठिन पड़ेगा, लेकिन कभी आपका जीवन नीरस नहीं होगा। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ आपके जीवन में चलता रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि आप शांत हो पाए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है संयुक्त परिवार, ज्वाइंट फैमिली की कौन सी विशेषता सही नहीं है। फिर आपसे क्या पूछ रहा है, सही नहीं है पूछा, यानी कि 3 विशेषताएं हैं, एक कौन सी नहीं है। बड़ा आकार, सदस्यों के बीच निश्चित संस्तरण, परंपराओं पर आधारित संरचना और सदस्यों में औपचारिक संबंध। तो देखिए जो संयुक्त परिवार है इसकी ये विशेषता नहीं है, सदस्यों में जो औपचारिक संबंध है ये नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है, अनौपचारिक संबंध होता है। देखिए संयुक्त परिवार की विशेषता है बड़ा आकार, सम्मिलित संपत्ति, सामान्य निवास, कर्ता का सर्वोच्च स्थान, सदस्यों में एक निश्चित संस्तरण, समाजवादी संगठन, परंपराओं पर आधारित संरचना, परिवार का आधार धर्म, तुलनात्मक स्थायित्व, सामान्य रसोईघर और रक्त संबंधी आदि। ये सारे क्या हैं, ये संयुक्त परिवार की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से समाजशास्त्री का यह अवलोकन भारत में परिवार के अध्ययनों में है कि हिंदू भावनाएं अभी भी संयुक्त परिवार के पक्ष में हैं। ये किस समाजशास्त्री ने कहा है कि जो हिंदू हैं वो आज भी, जो हिंदू भावनाएं हैं वो आज भी किसके पक्ष में है, संयुक्त परिवार यानी कि ज्वाइंट फैमिली के पक्ष में है। IP देसाई ने कहा है, YB दामले ने कहा है। आगे ऑप्शन देखिए, आगे आपके ऑप्शन है KM कपाड़िया ने कहा या इरावती कर्वे ने कहा है। तो हिंदू भावनाएं अभी भी संयुक्त परिवार के पक्ष में हैं, ये कहा है आपका KM कपाड़िया ने। इसका आंसर क्या है, KM कपाड़िया है। देखिए KM कपाड़िया के अनुसार हिंदू भावनाएं आज भी संयुक्त परिवार के पक्ष में हैं। संयुक्त परिवार के इतिहास और भावनाओं की उपेक्षा के कारण गैर हिंदू बनने की वजह और विधानों द्वारा संयुक्त परिवार का विनाश हुआ है। ठीक है, ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसका है ये, कि ये स्टेटमेंट है KM कपाड़िया का। आगे देखिए, आगे है मुस्लिम संप्रदाय में पाया जाने वाला विवाह का अस्थायी रूप, निकाह, मुताह, मेहर या पर्दा कौन सा है। तो मुस्लिम संप्रदाय में जो पाया जाने वाला विवाह का अस्थायी रूप है, कौन सा स्वरूप, अस्थायी स्वरूप है, ये कौन सा है, ये है मुता। देखिए मुता या मुताह एक अस्थाई विवाह यानी कि टेम्परेरी मैरिज है, जो मुस्लिम समाज की ही विशेषता है।
इस विवाह की सर्व प्रमुख विशेषता यह है कि इसका अनुबंध यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एक विशेष अवधि के लिए होता है और इस अवधि के समाप्त होते ही विवाह संबंध अपने आप समाप्त हो जाता है। यानी कि जो मुता होता है ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है कुछ सालों के लिए, ठीक है। और जितने सालों का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही ये शादी भी क्या है, अपने आप खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। आगे देखिए, आगे है मुसलमानों में तलाक के किस रूप में पति पत्नी परस्पर सहमति से विवाह विच्छेद तय करते हैं तथा किसी भी पक्ष को दूसरे पक्ष के लिए क्षतिपूर्ति नहीं देनी पड़ती है। ये आपने चैप्टर में पढ़ा था। इला में, खुला में, मुबारत में या जिरह में। तो ये किस में होता है, ये होता है आपका मुबारत में, ठीक है। इसमें क्या है, जो दोनों पति पत्नी हैं वो परस्पर सहमति से तलाक लेते हैं और तलाक के बाद किसी भी को भी किसी दूसरे को रहने के लिए पैसे नहीं देने पड़ते हैं। देखिए, तलाक के प्रथागत पद्धतियों में एक मुबरअत या मुबारत मुसलमानों में तलाक पति पत्नी की पारस्परिक सहमति से होता है जिसमें किसी भी पक्ष को दूसरे के लिए कोई हर्जाना नहीं देना पड़ता। लास्ट क्वेश्चन देखिए आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, एक मुस्लिम पत्नी को पति द्वारा विवाह के समय दिया जाने वाला धन कहलाता है क्या? वधु मूल्य, दहेज, मेहर या उपहार। ये भी देखिए, ये भी काफी चर्चित विषय है, ठीक है। न्यूज़पेपर वगैरह में भी आपने ये चीजें पढ़ी होंगी, ठीक है। या कई सारी मूवीज हैं, कई सारे टीवी सीरियल्स हैं जिनके द्वारा ये चीजें पता होंगी। तो एक मुस्लिम पत्नी को पति द्वारा विवाह के समय जो दिया जाने वाला धन है उसको कहते हैं मेहर, ठीक है। क्या कहते हैं? मेहर कहते हैं। देखिए, मुस्लिम विवाह में मेहर का निर्धारण एक अनिवार्य नियम है जिसे प्राप्त करने का स्त्री को सामाजिक और कानूनी अधिकार दिया गया है। मेहर का तात्पर्य उस धनराशि से है जो विवाह के समय पति द्वारा पत्नी को प्रदान की जाती है अथवा भविष्य में उसके भुगतान का वादा किया जाता है। देखिए, एकदम कंपलसरी नहीं है कि विवाह के समय ही दे दी जाती है, ठीक है, दे देनी चाहिए, लेकिन क्या होता है कि कई मामलों में ये वादा किया जाता है कि हम भविष्य में या आगे चलकर ये रकम अपनी पत्नी को अदा कर देंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आज का वीडियो कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। अच्छे से पढ़ते रहिए, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करते जाइए, ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम अब बहुत ही जल्दी आपके पास आ गया है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए, वीडियो कंप्लीट देखिए और साथ ही साथ जो आपके पीछे के जो प्रैक्टिस सेट है या पीछे के जो आपको वीडियोस पढ़ाए गए हैं उनका भी रिवीजन करते रहिए। ऐसा ना हो कि आप आगे का पढ़े और पीछे का भूलते जाएं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।